नमस्कार साथियों, कलाम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कलाम परिवार की तरफ से जो इंडियन पॉलिटी की जो कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज में हम अपनी अगली क्लास लेकर उपस्थित हैं। इस क्लास में हम पीछे की क्लास में क्या पढ़ रहे थे साथियों? पीछे की क्लास में हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। फंडामेंटल राइट्स में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 31 तक के जो प्रोविज़न है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अर्थात अभी तक हमने कौन कौन से अधिकार पढ़ लिए हैं? अभी तक हमने ये पढ़ लिया है, हमने जो समानता का अधिकार है या जो समता का अधिकार है वो समता का अधिकार पढ़ लिया है। हमने जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके बारे में पढ़ लिया है। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसके बारे में पढ़ लिया है। और जो धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता उसके बारे में पढ़ लिया है। जो अल्पसंख्यकों को, जो माइनॉरिटीज़ को, जो भाषा एवं संस्कृति को जो बनाए रखने का अधिकार है उनके बारे में पढ़ लिया है। अभी तक साथियों हमने जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ा है, उस फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में हमने जो हमने क्या पढ़ा है? हमने इस चैप्टर के शरीर को पढ़ा है। इस शरीर की जो बॉडी पार्ट है उस बॉडी पार्ट को पढ़ा है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं जो फंडामेंटल राइट्स है, उस फंडामेंटल राइट्स की जो आत्मा क्या है, उस फंडामेंटल राइट्स का दिल क्या है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अर्थात ये हुआ कि जो आज की हमारी जो क्लास है उस क्लास का जो ओरिएंटेशन होगा वो होगा आर्टिकल 32 से लेके और आर्टिकल 35 तक। और आज जो हमारा मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है साथियों वो समाप्त हो जाएगा। अब देखो, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 32 से अपनी क्लास को प्रारंभ करेंगे। तो आर्टिकल 32 किससे रिलेटेड है? इसके अंदर लिखा हुआ है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमें वर्तमान समय में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। उसमें से जो 6 नंबर का जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा मौलिक अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखो, क्वेश्चन उठा कि ये उपचार कौन सा? क्वेश्चन ये उठा कि हमें जो उपचार दिया जाएगा, उपचार क्यों दिया जाएगा? साथियों, हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के उपचार प्राप्त करते हैं। हो सकता है अगर किसी को शारीरिक रूप से बीमारी है तो शारीरिक बीमारी की स्थिति में हम क्या करते हैं? डॉक्टर से उपचार लेते हैं। उसी प्रकार से हो सकता है अगर किसी को मनोविज्ञान से संबंधित बीमारी है तो वो किससे उपचार लेगा? मनोवैज्ञानिक से उपचार प्राप्त करेगा। उसी प्रकार से हो सकता है साथियों हमारा संविधान भी बीमार हो जाए, हमारा संविधान भी बीमार हो सकता है। हमारा संविधान कब बीमार होगा? हमारा संविधान तब बीमार होगा जब संविधान के मालिकों के अधिकारों को छीन लिया जाए, जब मालिक के अधिकारों को छीन लिया जाए। क्वेश्चन ये उठा कि इन मालिकों के अधिकारों को किसके द्वारा छीना जाएगा? मालिकों के अधिकारों को किसके द्वारा छीना जाएगा? तो वो छीना जाएगा साथियों राज्य के द्वारा। किसके द्वारा छीना जाएगा? राज्य के द्वारा। और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी होते हैं जिनको किसके द्वारा छीना जा सकता है? व्यक्तियों के द्वारा भी छीना जा सकता है। इस संविधान के मालिक कौन साथियों? इस संविधान के मालिक हैं हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो जब हम भारत के लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, जब हम भारत के लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए तो उस कंडीशन में हमें उपचार कौन प्रदान करेगा? उस कंडीशन में हमें उपचार कौन प्रदान करेगा? हमें दवा कौन देगा? तो हमारे को दवा देने के लिए साथियों सुप्रीम कोर्ट हमारे जीवन में देवदूत बन के आएगा और वो हमें क्या करेगा? उपचार प्रदान करने का प्रयास करेगा, ये उपचार प्रदान करेगा। तो आर्टिकल 32 में क्या है साथियों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, अगर हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जाता है तो उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमको क्या किया जाएगा? उपचार प्रदान किया जाएगा। अर्थात हमारे मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्शन किया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा। यह है आर्टिकल 32। अब देखो, अब हम क्या करते हैं? इनको अनेक भागों में संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको अनेक प्रकार से क्लासिफाई करके पढ़ लेते हैं ताकि ये जो राइट्स है वो अच्छी तरह से हम एनालिसिस कर सकें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्वेश्चन ये उठा कि उपचार हमें कौन प्रदान करेगा?
उपचार हमें कौन प्रदान करेगा? तो आर्टिकल 32 के तहत हमें उपचार किसके द्वारा प्रदान किए जाएंगे? हमें उपचार दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाएगा साथियों? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। तो आर्टिकल 32 के तहत हमारा डॉक्टर कौन साथियों? हमारा डॉक्टर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। हम भारत के लोग हैं, उनका डॉक्टर कौन है? उनको दवा देने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट इसके तहत क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट इसके तहत ये करता है कि जो हमने आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, उनका क्या किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रियान्वयन किया जाता है, या उनको परिवर्तनीय बनाया जाता है। उनको क्या बनाया जाता है साथियों? परिवर्तनीय बनाया जाता है, इन्फोर्सेबल बनाया जाता है। बाध्यकारी रूप से क्या किया जाता है? बाध्यकारी रूप से लागू किया जाता है। क्या करता है? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, उन फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है? इन्फोर्सेबल करता है, बाध्यकारी रूप से लागू करता है। अब देखो, जब ये बाध्यकारी रूप से लागू करता है, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, इसीलिए साथियों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आर्टिकल 32 है, उस आर्टिकल 32 को क्या बोला कि भारत के संविधान की आत्मा कौन सा आर्टिकल है? भारत के संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान का दिल है, या भारतीय संविधान का क्या है? हृदय है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32 है। 32 इसलिए है क्योंकि इसकी सहायता से क्या किया जा रहा है? हमारे जितने भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको क्या किया जा रहा है? इन्फोर्सेबल किया जा रहा है, उनको लागू किया जा रहा है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर ये मान लीजिए हमारा फंडामेंटल राइट्स का शरीर है, तो शरीर तो क्या हो गया साथियों? आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 30 तक ये तो क्या हो गया? हमारा शरीर हो गया। जबकि इसकी आत्मा क्या है साथियों? इसका दिल क्या है? वो है आर्टिकल 32। और ये किन्होंने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। तो अब देखो, जब जनरल की ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या, तब तो हमें लगाना है प्रस्तावना। लेकिन जब रेफरेंस में देके पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तब हमें करेक्ट आंसर क्या मानना है साथियों? तब होगा आर्टिकल 32। अब देखो, अब ये हुआ कि जो आर्टिकल 32 है वो अपने आप में क्या है साथियों? आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट्स है, अपने आप में एक फंडामेंटल राइट्स है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय हमें उपचार प्रदान करने से मना नहीं कर सकता है। साथियों, हो सकता है कि अगर आप कभी बीमार और किसी डॉक्टर के पास में जाओ, अगर उसके किसी निजी क्लिनिक में जाओ, तो वो क्या आपको मना कर सकता है कि अभी मैं आपको उपचार प्रदान नहीं करूंगा, या बोल सकता है कि डॉक्टर साहब अभी बैठे नहीं हैं। लेकिन जब अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आपको उपचार प्रदान करेगा ही। तो उपचार प्रदान करेगा ही, वो मना नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सर्वोच्च साथियों जो सर्वोच्च न्यायालय हैं, वो हमारे मौलिक अधिकारों का क्या है? अभिभावक हैं। वो क्या है? हमारे मौलिक अधिकारों का गार्जियन है। वो क्या है? हमारे मौलिक अधिकारों का कस्टोडियन है। हमारे मौलिक अधिकारों का क्या है? कस्टोडियन। कौन है साथियों? सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। जिस प्रकार से अभिभावक क्या होते हैं साथियों? आपको संरक्षण प्रदान करते हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की चुनौती हो, उस समय भी आपको क्या करते हैं? संरक्षण प्रदान करते हैं, प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा है? अगर हम भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है, उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या किया जा रहा है? हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? हमारे संविधान का, सर्वोच्च न्यायालय को क्या बोलते हैं? हमारे संविधान का अभिभावक भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको क्या बोला जाता है? कस्टोडियन भी बोला जाता है। तो क्यों सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का कस्टोडियन कौन, या गार्जियन कौन, या अभिभावक कौन? तो करेक्ट आंसर क्या होगा उसके अंदर साथियों? सुप्रीम कोर्ट होगा।
तो ये हमने जाना कि सर्वोच्च न्यायालय कौन कौन से, हमने जाना कि सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार से हमें उपचार प्रदान करता है। आगे लिखा है साथियों, क्या अन्य कोई भी उपचार प्रदान कर सकता है क्या? अर्थात ये हुआ कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो हमें केवल सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर साहब के पास में ही जाना है या अन्य किसी डॉक्टर के पास में भी हम जा सकते हैं? तो हम ये देखेंगे कि अन्य कौन हमें उपचार प्रदान कर सकते हैं। तो अन्य कौन उपचार प्रदान कर सकता है साथियों? अन्य उपचार प्रदान किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा किया जा सकता है साथियों? हाई कोर्ट के द्वारा। तो हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत हमें ये उपचार प्रदान करेगा? हाई कोर्ट द्वारा ये किया जाता है साथियों 226 यानी आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट क्या कर सकता है? हमें अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है तो हाई कोर्ट भी उस कंडीशन में हमें उपचार प्रदान कर सकता है। अब देखो क्या लिखा है आर्टिकल 226 में, क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल 32 के होते हुए भी, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हुए या उपचार प्रदान करते हुए भी हाई कोर्ट क्या कर सकता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर सकता है या उपचार प्रदान कर सकता है। ऐसा लिखा है आर्टिकल 226 में। अर्थात ये हुआ कि हाई कोर्ट भी उपचार प्रदान करने के लिए क्या कर सकता है साथियों? रीट जारी कर सकता है। रीट शब्द का तात्पर्य होता है एक बाध्यकारी आदेश। रीट शब्द का क्या तात्पर्य होता है? एक बाध्यकारी आदेश। अब हम ये देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जो उपचार प्रदान किए जाते हैं या इनकी जो रीट अधिकारिता होती है उनके बीच में कोई डिफरेंस है क्या? वो डिफरेंस क्या है? अब देखो साथियों, एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ है हाई कोर्ट। हम क्या देख रहे हैं? या तो बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की उपचार प्रदान करने की शक्ति या सुप्रीम कोर्ट की रीट अधिकारिकता। रीट अधिकारिकता का तात्पर्य होता है बाध्यकारी आदेश देने का पावर। या हाई कोर्ट द्वारा उपचार प्रदान करने की शक्ति या हाई कोर्ट द्वारा जो रीट अधिकारिता होती है उसकी शक्ति। अब देखो, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो उपचार प्रदान करने की जो शक्ति है वो किसके तहत है? आर्टिकल 32 के तहत है, जबकि ये किसके तहत है? आर्टिकल 226 के तहत है। ये अपने आप में क्या है साथियों? एक फंडामेंटल राइट्स है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करना या उपचार प्रदान करना अपने आप में क्या है? एक फंडामेंटल राइट्स है। जबकि साथियों ये एक फंडामेंटल राइट्स नहीं है, अभी तो ये एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, एक प्रकार का लीगल राइट है। अब देखो, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो उपचार प्रदान किया जाता है वो केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में, केवल फंडामेंटल राइट्स के संबंध में क्या कर सकते हैं? रीट जारी कर सकते हैं या उपचार प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट होता है वो फंडामेंटल राइट्स प्लस अगर कोई अन्य लीगल राइट्स है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनके बारे में भी क्या कर सकते हैं? उपचार प्रदान कर सकते हैं या रीट जारी कर सकते हैं। अगले अंतर की बात की जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो संपूर्ण भारत का जो राज्य क्षेत्र है, इंडिया की टेरिटरी में कोई भी अगर व्यक्ति रहता है तो सभी व्यक्तियों को क्या कर सकता है? उपचार प्रदान कर सकता है, उनके लिए रीट जारी कर सकता है। जबकि जो हाई कोर्ट है वो अपने क्षेत्राधिकार में, हाई कोर्ट क्या कर सकता है साथियों? अपने क्षेत्राधिकार के जो लोग हैं उन्हीं को ही उपचार प्रदान कर सकता है या उन्हीं के संबंध में ही क्या कर सकता है? रीट जारी कर सकता है। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है तो राजस्थान हाई कोर्ट क्या कर सकता है? केवल राजस्थान के लोगों को ही उपचार प्रदान कर सकता है, वो दिल्ली के लोगों को उपचार प्रदान नहीं कर सकता है। उसी प्रकार दिल्ली का हाई कोर्ट है तो वो केवल दिल्ली के लोगों को ही उपचार प्रदान कर सकता है, अन्य लोगों को उपचार प्रदान नहीं कर सकता है। तो साथियों, अगर हम क्षेत्राधिकार की बात की जाए तब तो उपचार प्रदान करने की जो व्यापक शक्ति है वो किसके पास में है? सुप्रीम कोर्ट के पास में। लेकिन अगर हम बात करें अधिकारों के रूप में, तो अधिकारों के रूप में अगर व्यापक शक्ति की बात करें तो वो किसके पास में है साथियों? हाई कोर्ट में। क्यों? क्योंकि ये केवल फंडामेंटल राइट्स के संबंध में जारी कर रहे हैं रीट, जबकि ये फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स दोनों के बारे में रीट जारी कर सकते हैं। तो अभी हमने ये जाना कि सुप्रीम कोर्ट भी फंडामेंटल राइट्स को उपचार प्रदान करने के लिए रीट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी जो फंडामेंटल राइट्स है उनका संरक्षण प्रदान करने के लिए रीट जारी कर सकता है। क्वेश्चन ये उठा कि इन दो कोर्ट के अलावा भी कोई अन्य कोर्ट
हमारे मौलिक अधिकारों को उपचार प्रदान कर सकता है क्या? तो साथियों हाँ, अन्य कोर्ट भी उपचार प्रदान कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि संसद क्या बनाएगी? विधि बनाएगी। संसद विधि बनाकर अन्य किसी न्यायालय को भी फंडामेंटल राइट्स के संबंध में उपचार प्रदान करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। कानून कौन बनाएगा साथियों? संसद के द्वारा बनाया जाएगा, और संसद कानून बनाकर अन्य किसी न्यायालय को भी फंडामेंटल राइट्स का उपचार प्रदान करने के लिए क्या दे सकते हैं? उनको शक्ति प्रदान कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन अप्लाई ये है कि जब अन्य न्यायालयों को उपचार करने की शक्ति प्रदान की जाती है, उस कंडीशन में जो सर्वोच्च न्यायालय की उपचार प्रदान करने की जो शक्ति है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात जो सर्वोच्च न्यायालय की जो उपचार प्रदान करने की जो शक्ति है, वो कम नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा है साथियों? आर्टिकल 32 का जो क्लोज 3 है, उसके अंदर लिखा है कि संसद विधि बनाकर अन्य न्यायालयों को भी क्या कर सकती है? उपचार प्रदान करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। बट कंडीशन अप्लाई ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां क्या नहीं होनी चाहिए? कम नहीं होना चाहिए, सीमित नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक हमने क्या जाना कि उपचार कौन प्रदान करेगा? तो आर्टिकल 32 के तहत तो कौन प्रदान करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 226 के तो तहत कौन प्रदान कर सकता है? हाई कोर्ट भी प्रदान कर सकता है, और संसद किसी अन्य न्यायालय को भी ये शक्ति प्रदान कर सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखो, आगे लिखा है कि क्या उपचार के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो राइट्स मिला हुआ है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है क्या? निलंबित किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो किस कंडीशन में किया जा सकता है, उसके बारे में जानते हैं साथियों। तो निलंबित किया जा सकता है। इसमें क्या लिखा है कि जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो हमारे संवैधानिक उपबंध हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत ही क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। इतना ही लिखा है आर्टिकल 32 में कि जो हमारे संवैधानिक उपबंध हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संवैधानिक उपबंधों के तहत ही क्या किया जा सकता है? इसको निलंबित किया जा सकता है। तो फिर जब हम आपातकाल का चैप्टर देखते हैं, तो उस आपातकाल के चैप्टर में हम ये पाते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की कंडीशन में, कौन से आपातकाल की कंडीशन में? राष्ट्रीय आपातकाल की कंडीशन में आर्टिकल 359 इसके तहत क्या करेगा साथियों? राष्ट्रपति लिखेगा कि हम इन फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे हैं? सस्पेंड कर रहे हैं। इन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर रहे हैं। तो जिन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाएगा, उन फंडामेंटल राइट्स पर आपको उपचार नहीं मिलेगा। अर्थात ये हुआ कि जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल होता है, उस समय जो हमारे डॉक्टर साहब है, सुप्रीम कोर्ट, वो हमें उपचार प्रदान नहीं करेंगे। ऐसा कौन से प्रोविजन में लिखा है? आर्टिकल 359 के अंदर लिखा है, जिसके बारे में साथियों और हम डिटेल से जब आपातकाल का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे भी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आगे है कि उपचार प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कौन कौन से साधन का प्रयोग किया जाएगा, कौन कौन से माध्यम का प्रयोग किया जाएगा, कौन कौन से तरीके अपनाए जाएंगे। तो वो तरीके कौन कौन से हैं, उनको देख लेते हैं। तो प्रोविजन में क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में ये लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उपचार प्रदान करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? वो किसी भी प्रकार का निर्देश दे सकते हैं, यानी डायरेक्शन दे सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? स्टेट को डायरेक्शन दे सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? स्टेट को आदेश दे सकते हैं, ऑर्डर जारी कर सकते हैं। क्या जारी कर सकते हैं? ऑर्डर जारी कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है साथियों? रीट जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? रीट जारी कर सकता है। और रीट शब्द का तात्पर्य होता है एक बाध्यकारी आदेश। क्या होता है? रीट शब्द का तात्पर्य होता है साथियों बाध्यकारी आदेश। क्वेश्चन ये उठा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन कौन सी रीट जारी की जा सकती है,
तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है। वो 5 प्रकार की रीटें कौन सी है साथियों, इनको आपको सीक्वेंस में ही याद रखना है। नंबर 1 पे है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 1 पे क्या है साथियों, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 पे है परमादेश। नंबर 2 पे है परमादेश। नंबर 3 की बात की जाए तो नंबर 3 पर है प्रतिषेध। नंबर 4 की बात की जाए तो नंबर 4 पर है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। और नंबर 5 की बात की जाए तो नंबर 5 पर है साथियों उत्प्रेक्षण। नंबर 5 पे क्या लिखा है, उत्प्रेक्षण लिखा हुआ है। और ये जो प्रोविजन लिखा है ये आर्टिकल 13 का जो क्लोज 2 है उसमें लिखा है। ये आर्टिकल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसके क्लोज याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो क्या है कि उपचार प्रदान करने के लिए साधन क्या हो सकते हैं, तो लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, निर्देश जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है और रीट जारी कर सकता है। उसके बाद में लिखा है कि कौन कौन सी रीटें जारी कर सकता है, तो 5 प्रकार की रीटें जारी कर सकता है। वो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकता है यानी हैबियस कॉर्पस जारी कर सकता है। उसके बाद में परमादेश यानी मैंडेमस जारी कर सकता है। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन जारी कर सकता है। अधिकार परीक्षा को वारंटो जारी कर सकता है। उत्प्रेक्षण का तात्पर्य है कि वो सरसोरी जारी कर सकता है। ये 5 प्रकार की रीटें हैं। तो कई बार एग्जाम में इनका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, तो सीक्वेंस इसी प्रकार से है। तो आर्टिकल 32 कहते हैं तो किसके द्वारा ये रीटें जारी की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाएगी। जबकि आर्टिकल 226 के तहत यही रीटें किसके द्वारा जारी की जा सकती है, हाई कोर्ट के द्वारा ये रीटें जारी की जा सकती हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, एक एक रीट के बारे में अच्छी तरह से डिटेलिंग कर लेते हैं। अब देखो तो आगे है साथियों बंदी, जो हमारी नंबर 1 रीट थी वो रीट कौन सी है साथियों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि लैटिन भाषा के हैबियस कॉर्पस शब्द से मिलकर बना हुआ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की शब्द से मिलकर बना है, जो लैटिन भाषा है और लैटिन भाषा के हैबियस कॉर्पस शब्द से बना है। इस हैबियस कॉर्पस शब्द का क्या तात्पर्य होता है, इस हैबियस कॉर्पस शब्द का तात्पर्य ये होता है टू हैव ऑन योर बॉडी, टू हैव ऑन योर बॉडी अर्थात अपना शरीर प्राप्त करना, अपना शरीर प्राप्त करना। टू हैव ऑन योर बॉडी, इसका तात्पर्य होता है अपना शरीर प्राप्त करना। क्वेश्चन उठा कि अपना शरीर किससे प्राप्त करना, अपना शरीर किससे प्राप्त करना, तो अपना शरीर प्राप्त करना राज्य से, अपना शरीर प्राप्त करना किसी निजी व्यक्ति से, किसी निजी संस्था से, किसी निजी व्यक्ति से या निजी संस्था से। तो क्वेश्चन उठा कि ये जो रीट है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट है, ये कौन जारी करेगा, ये रीट कौन जारी करेगा, तो आर्टिकल 32 कहते हैं तो ये रीट कौन जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। जबकि जो आर्टिकल 226 है इसके तहत ये रीट कौन जारी करेगा, इसके तहत ये रीट जारी करेगा हाई कोर्ट। उसके बाद में ये है कब जारी करेगा, पहले है कौन जारी करेगा, फिर है साथियों कब जारी करेगा। ये तब जारी करेगा जब क्या कर लिया गया है, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है, या अवैध रूप से किसी व्यक्ति को क्या बना लिया है साथियों, अवैध रूप से किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है, बंदी बना लिया गया है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य होता है टू हैव ऑन योर बॉडी, अपना शरीर प्राप्त करना। अपना शरीर कब प्राप्त करेंगे, अपना शरीर तब प्राप्त करेंगे जब हमें क्या कर लिया गया है, अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है, हमें क्या कर लिया गया है, अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध शब्द का तात्पर्य है कि हमने कोई विधि का उल्लंघन नहीं किया है, उसके बावजूद भी बिना किसी कानून के ही हमको गिरफ्तार करके रख लिया है, बिना किसी कानून के ही हमको क्या कर लिया है साथियों, बंदी बना लिया है। उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसके विरुद्ध जारी करेगा, किसके विरुद्ध जारी की जाएगी, तो ये जारी की जा सकती है राज्य के विरुद्ध भी, और ये जारी की जा सकती है निजी व्यक्ति द्वारा या निजी संस्था, इनके विरुद्ध भी ये जारी की जा सकती है। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रीट है वो राज्य के विरुद्ध भी जारी हो सकती है और किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी हो सकती है। राज्य के विरुद्ध कब जारी होगी साथियों, मान लीजिए आप किसी सड़क पे चल रहे हैं और कोई पुलिस वाला आया और आपको उठा के ले गया और आपने कोई विधि का उल्लंघन भी नहीं किया और आपको क्या कर लिया, उन्होंने बंदी बना के रख लिया। तो उस कंडीशन में उस पुलिस वाले अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी है, उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कौन सी रीट जारी की जा सकती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जा सकती है, हैबियस कॉर्पस रीट जारी की जा सकती है।
उसी प्रकार मान लीजिए आप लाइब्रेरी में बैठे बैठे आराम से पढ़ रहे हैं और पुलिस वाले आए और आपको गिरफ्तार करके ले गए, आपने किसी प्रकार की विधि का उल्लंघन नहीं किया है, तो उस कंडीशन में भी क्या की जा सकती है साथियों, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जा सकती है। क्यों? क्योंकि देश में विधि का शासन है। आपको गिरफ्तार तभी किया जाएगा जब आप किसी विधि का उल्लंघन करोगे। तो अगर बिना किसी विधि के या बिना किसी विधि प्राधिकार के या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना या विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आपकी रक्षा करने के लिए आएगा और कौन सी रीट जारी करेगा, हैबियस कॉर्पस रीट जारी करेगा, जिसकी सहायता से वो क्या करेगा, आपका शरीर वापस प्राप्त करेगा। टू हैव ऑन योर बॉडी, अपना शरीर प्राप्त करना। निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी ये रीट जारी की जा सकती है। अगर मान लीजिए साथियों आपने किसी को पैसे दे रखे हैं और वो आपके घर पे आया और वो पैसा नहीं दे रहा है और आपने उसको क्या कर लिया, बंदी बना लिया, तो उस कंडीशन में आपके विरुद्ध भी क्या की जा सकती है, रीट जारी की जा सकती है। पता चला कि आपके घर में शादी का प्रोग्राम है, हलवाई आया, उसने अच्छी मिठाई नहीं बनाई, आपको गुस्सा आ गया और आपने उस हलवाई को ही क्या कर लिया साथियों, बंदी बना लिया। तो उस कंडीशन में उस हलवाई के जो रिश्तेदार हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपके विरुद्ध कौन सी रीट जारी कर सकता है, हैबियस कॉर्पस रीट जारी कर सकता है। तो याद रखें कि जो हैबियस कॉर्पस जो रीट है वो राज्य के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है और किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मामला जुड़ा हुआ है वो जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये जो रीट है सुप्रीम कोर्ट दोनों के विरुद्ध जारी कर सकता है, राज्य के विरुद्ध भी जारी कर सकता है और निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी कर सकता है। क्वेश्चन उठा कि कब जारी नहीं करेगा, अर्थात जो हैबियस कॉर्पस जो रीट है वो कब जारी नहीं की जाएगी, किस कंडीशन में जारी नहीं की जा सकती, कब जारी नहीं की जाएगी। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और अपराध करने के बाद में क्या हुआ है साथियों, प्रॉपर उसकी सुनवाई हुई है और सुनवाई करने के बाद में उसको सजा दे दी गई है, उसके बाद में क्या दे दी गई है, सजा दे दी गई है, तो उस व्यक्ति को क्या नहीं मिलेगी साथियों, उस व्यक्ति के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी नहीं की जा सकती। उस कंडीशन में जब व्यक्ति को सजा ही मिल गई है तो सजा तब मिले ना जब भाई उसने विधि का उल्लंघन किया और उसकी प्रॉपर सुनवाई हुई, उसके बाद में सजा मिली। इसके अलावा अगर किसी ने मान लीजिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, न्यायिक अवमानना की है और न्यायिक अवमानना के तहत उसको क्या किया गया है, अगर किसी ने न्यायिक अवमानना किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, उसके बाद में अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उस कंडीशन में भी वो ये रीट जारी करने के लिए याचिका दायर नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी ने संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है, अगर किसी ने संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है उस कंडीशन में भी ये रीट जारी नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत अगर गिरफ्तार किया गया है तब भी ये रीट जारी नहीं की जा सकती है। उसके बाद में है साथियों कि जो हैबियस कॉर्पस है, इस हैबियस कॉर्पस का जारी करने का उद्देश्य क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। एज इट इज क्वेश्चन साथियों RS मेंस के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक जो रीट है, इस रीट का उद्देश्य क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। तो क्या प्रयोजन है, इसका प्रयोजन है साथियों आर्टिकल 21 की रक्षा करना। आर्टिकल 21 क्या बोल रहा था कि किसी भी व्यक्ति को जीवन एवं उसकी दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो अब ये रीट कब जारी हो रही थी, जब व्यक्ति को क्या कर लिया था, बिना किसी विधि के उल्लंघन के बावजूद भी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो गिरफ्तारी किस प्रकार की थी, अवैध गिरफ्तारी थी या उसको बंदी बनाया गया था, वो किस प्रकार की बंदी बनाया गया था, अवैध रूप से बंदी बनाया गया था। तो हमारे जो जीवन का अधिकार है, उस जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए कौन सी रीट जारी की जा सकती है, हैबियस कॉर्पस नामक रीट जारी की जा सकती है। उसी प्रकार से जो हमारा आर्टिकल 22 है, जिसमें क्या लिखा है कि जो व्यक्ति हैं उनको मनमानी हिरासत से सुरक्षा प्रदान की जाएगी, मनमानी हिरासत से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे राज्य क्या नहीं कर सकता है, अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, अपनी स्वेच्छाकारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इस रीट की सहायता से
सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है साथियों, जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है उसकी मनमानी शक्तियों को रोकता है, उसकी जो स्वेच्छाकारी शक्ति हैं उनको रोकने का प्रयास करता है। इसके अलावा आर्टिकल 23 के अंदर लिखा था कि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को क्या करेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे। तो जितनी भी जो अवैध प्रकार की जो तस्करियां होती है, अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से क्या कर लिया गया, किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, तो उस कंडीशन में भी जो हैबियस कॉर्पस नामक रिट है ये जारी कर सकती है। तो देखो साथियों, जो हैबियस कॉर्पस को हमने एनालिसिस किया, हमने ये जाना कि इसका तात्पर्य क्या है, ये कौन जारी करेगा, कब जारी करेगा, किसके विरुद्ध जारी करेगा, कब जारी नहीं करेगा और जारी करने का प्रयोजन क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एक बार आरएस मेंस में पूछा भी जा चुका है साथियों। उसके बाद में हम अपनी अगली रीट पे आते हैं। अगली रीट है साथियों परमादेश, परमधन आदेश, जिसको लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है, मैंडेमस बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, मैंडेमस बोला जाता है, जिसका तात्पर्य होता है वी कमांड। जिसका तात्पर्य क्या होता है, वी कमांड, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। तो मैंडेमस या परमादेश शब्द का क्या जो रीट है, उस रीट का क्या तात्पर्य होता है कि हम आदेश देते हैं। क्वेश्चन उठा कि हम किसको आदेश देते हैं। मैंडेमस शब्द है, इस मैंडेमस को हम क्या बोल सकते हैं, वी कमांड, जिसका तात्पर्य होता है हम आदेश देते हैं। क्वेश्चन उठा कि हम आदेश किसको देते हैं, हम आदेश देते हैं, किसे आदेश देगा। हम आदेश देते हैं कोई भी अगर सार्वजनिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति है, सार्वजनिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति है, उसको आदेश दिया जाएगा मैंडेमस के द्वारा। क्वेश्चन उठा कि किसके द्वारा आदेश दिया जाएगा, तो आदेश कौन देगा, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत तो कौन आदेश दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है। जबकि आर्टिकल 226 के तहत साथियों कौन आदेश दे सकता है, हाई कोर्ट भी आदेश दे सकता है। अब क्वेश्चन उठा कि ये आदेश क्यों देखा, ये आदेश क्यों देगा। ये आदेश इसलिए देगा क्योंकि जो सार्वजनिक पद पर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है, उस सार्वजनिक पद पर जो बैठा व्यक्ति है उसका कोई ना कोई क्या है साथियों, सार्वजनिक कर्तव्य है, उसकी कोई ना कोई पब्लिक ड्यूटी है। और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी उस पब्लिक ड्यूटी की अवहेलना कर रहा है, उस पब्लिक ड्यूटी की क्या कर रहा है, अवहेलना कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, अरे भाई आप क्या करो, अपनी ड्यूटी की पालना करो। तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपनी ड्यूटी की पालना करने के लिए क्या कर सकता है, बाध्यकारी आदेश दे सकता है। क्या कर सकता है, बाध्यकारी आदेश दे सकता है। तो ये बाध्यकारी आदेश जिस रीट की सहायता से देगा, उस रीट का नाम क्या होगा साथियों, मैंडेमस होगा या परमादेश होगा। तो क्यों आदेश देगा, इसलिए आदेश देगा क्योंकि जो सार्वजनिक पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका कोई न कोई सार्वजनिक कर्तव्य है और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने सार्वजनिक कर्तव्यों की अवहेलना कर रहा है, अपनी ड्यूटी की अवहेलना कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि आप अपना कर्तव्य करो। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मान लीजिए आप किसी पुलिस अधिकारी के पास में गए और आप पुलिस अधिकारी के पास में गए, किसके लिए गए, ताकि आप क्या करवा सके, एफआईआर करवा सके। लेकिन मान लीजिए पुलिस अधिकारी ने साथियों आपकी एफआईआर नहीं लिखी, पुलिस अधिकारी ने आपकी एफआईआर नहीं लिखी। तो उस पुलिस अधिकारी ने क्या किया साथियों, अपनी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी की अवहेलना की है। तो उस कंडीशन में आप कहां पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कौन सी रीट जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस रीट जारी करेगा और फिर वो फटकार लगाएगा किसको, पुलिस अधिकारी को, और पुलिस अधिकारी को बोलेगा आपका कर्तव्य है एफआईआर लिखना, इसलिए इस व्यक्ति की एफआईआर लिखी जाए। उसी प्रकार से मान लीजिए साथियों कोई चाइल्ड ऑफिसर है, कोई क्या है साथियों, चाइल्ड ऑफिसर है, और इस चाइल्ड ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि उसका जो ज्यूरिडिक्शन है वहाँ पे किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, बाल श्रम नहीं होना चाहिए। और पता चला कि वहाँ पे क्या चल रहा है साथियों, बाल श्रम चल रहा है। तो हम क्या, तो उसके विरुद्ध अगर मान लीजिए किसी ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है साथियों, इस चाइल्ड ऑफिसर को फटकार लगा सकता है और इसको ये बोलेगा कि आपकी ड्यूटी है, आपकी क्या ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी ये है कि आप क्या करो, बाल श्रम को बंद करो।
बाल श्रम को क्या करो, बंद करो। तो इसके लिए इसको अपना कर्तव्य का बोध करवाया जा सकता है। तो परमादेश के द्वारा साथियों सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है कि जो सार्वजनिक पद पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, अगर वो अपनी चेयर पे बैठे बैठे नींद ले रहे हैं तो उनको जगाने का कौन प्रयास करता है, उस स्टेट को जगाने का प्रयास कौन करता है, उस स्टेट को जगाने का प्रयास करता है सुप्रीम कोर्ट। और ये बोलता है भाई जागो, अपने कर्तव्यों की पालना करो। तो इसके लिए कौन सी रीट जारी करेगा, उसके लिए जो रीट जारी करेगा वो है परमादेश। कौन सी रीट है, परमादेश। अब है किसको आदेश नहीं देगा, सर्वोच्च न्यायालय जो मैंडेमस रीट है वो मैंडेमस रीट किसके विरुद्ध नहीं जारी कर सकता है, वो नहीं जारी कर सकता है साथियों किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध। अगर मान लीजिए आपके घर पे शादी का प्रोग्राम है और शादी के प्रोग्राम में कोई हलवाई आया है और उस हलवाई की मिठाई बनाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो वो अपने कर्तव्य की पालना नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में साथियों आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आप उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय ये रीट जारी नहीं कर सकता है। मान लीजिए शादी का प्रोग्राम था, कोई आपके घर में पेंट करने के लिए आया और वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से फुलफिल नहीं कर रहा है, तब भी क्या नहीं की जा सकती है, मैंडेमस रीट जारी नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार से मान लीजिए आप कोई चाय की दुकान पे गए और मान लीजिए चाय वाले को बोला कि एक चाय देना, वो देने के लिए मना कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप क्या नहीं कर सकते हैं साथियों, ये सर्वोच्च न्यायालय उस कंडीशन में ये रीट जारी नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई निजी कंपनी है, अगर किसी भी प्रकार की मान लीजिए कोई निजी संस्था है, अगर मान लीजिए रिलायंस जियो कंपनी है और आप रिलायंस जियो कंपनी के पास किसी भी प्रकार की सर्विस लेने के लिए जाते हैं, लेकिन मान लीजिए उस कंपनी में जो ऑफिसर बैठा था उसने वो सर्विस देने से मना कर दिया, तो उस कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस कंडीशन में मैंडेमस रीट जारी भी नहीं कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध भी ये रीट जारी नहीं की जा सकती हैं। ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि साथियों हमारे देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है, हमारे देश में जो शासन प्रणाली अपनाई गई है वो है संसदीय शासन प्रणाली। तो उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति है और जो राज्यपाल है वो केवल क्या है, नाममात्र के कार्यपालक हैं, अर्थात उनका कोई सार्वजनिक कर्तव्य नहीं है। जब उनका कोई सार्वजनिक कर्तव्य ही नहीं है तो उनके विरुद्ध हम मैंडेमस रीट जारी नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस रीट जारी नहीं कर सकता है। तो हमने ये जाना साथियों कि परमादेश क्या है, परमादेश शब्द का क्या तात्पर्य होता है, यानी मैंडेमस शब्द का तात्पर्य होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। हम आदेश किसको देंगे, किसी भी जो सार्वजनिक पद पर जो बैठा व्यक्ति है उसको देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी की पालना अच्छे से नहीं कर रहा है। और किस को नहीं देंगे, किसी निजी व्यक्ति को नहीं देंगे, किसी निजी संस्था को नहीं देंगे, और राष्ट्रपति को भी नहीं दिया जा सकता है और राज्यपाल को भी नहीं दिया जा सकता है। अब चलते हैं हम अगली रीट पे। अगली रीट है साथियों प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। क्या है, प्रोहिबिशन। अब देखो प्रोहिबिशन का सिंपल तात्पर्य होता है टू स्टॉप। प्रोहिबिशन शब्द का क्या तात्पर्य होता है साथियों, टू स्टॉप यानी रोकना, टू स्टॉप यानी रोकना। क्वेश्चन उठा कि किसके द्वारा रोका जाएगा, किसके द्वारा रोका जाएगा, कौन रोकेगा, तो आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट रोकेगा और हाई कोर्ट की कौन से आर्टिकल के तहत रोकेगा साथियों, आर्टिकल 226 के तहत रोकेगा। बार बार मैंने बता दिया। उसके बाद में है कि साथियों क्यों रोकेगा, हमने पढ़ा कि प्रोहिबिशन शब्द का तात्पर्य होता है रोकना, टू स्टॉप, रोकना। क्वेश्चन उठा कि क्यों रोकेगा, इसलिए रोकेगा अगर मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय क्या कर रहे हैं साथियों, अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, अपने ज्यूरिडिक्शन का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा कौन सी रीट जारी की जा सकती है साथियों, उस कंडीशन में प्रोहिबिशन नामक रीट जारी की जा सकती है। कब जारी की जा सकती है, जब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं वो अपनी ज्यूरिडिक्शन का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, तब जारी की जा सकती है। उसके बाद में है कि कब रोकेगा, ये तब रोकेगा जब मामला लंबित है, जब मामला क्या है, लंबित है, या जब मामला क्या है साथियों, पेंडिंग है। जब मामला क्या है, पेंडिंग है, उस कंडीशन में ये रोकेगा। अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं।
कि अपने जुरिडिक्शन का अधीनस्थ न्यायालय अपनी जुरिडिक्शन का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। पहले तो ये बता देता हूं कि आपको देखो, भारत के अंदर एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था को अपनाया गया है। इस एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो हाई कोर्ट होता है, ये तो है अपर कोर्ट, और उसके अलावा जो जिला जनपद न्यायालय होता है, जिला या जनपद न्यायालय जो होते हैं, वो जनपद न्यायालय किसके अंदर आते हैं साथियों? लोअर कोर्ट के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? लोअर कोर्ट के अंदर आते हैं। अब ये लोअर कोर्ट अपने जुरिडिक्शन का किस प्रकार से उल्लंघन करते हैं? मान लीजिए साथियों, कोई किशोर है, किशोर का तात्पर्य हो गया उसकी आयु क्या है? 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में। अगर मान लीजिए इस बच्चे ने क्या किया है? किसी भी प्रकार का अपराध किया है, तो अगर किशोर अपराध करता है तो विधिक प्रावधान ये बोलते हैं कि उसकी सुनवाई कहां पे होगी? उसकी सुनवाई होगी किसी किशोर न्यायालय के अंदर। कहां पे होगी साथियों? किशोर न्यायालय के अंदर उसकी सुनवाई की जाएगी। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं किया गया और कोई किशोर ने अपराध किया और उसकी सुनवाई कहां पे चलने लगी? उसकी सुनवाई चलने लग गई जनपद न्यायालय में या जिला न्यायालय में। उस कंडीशन में मान लीजिए उस किशोर को कोई बताते हैं कि देखो आपके साथ में क्या किया जा रहा है, आपके साथ में अन्याय किया जा रहा है, क्योंकि विधि के प्रावधान ये बोलते हैं कि अगर कोई किशोर अपराध करता है तो उसकी सुनवाई कहाँ पे होनी चाहिए? उसकी सुनवाई होनी चाहिए किशोर न्यायालय में। जबकि आपकी सुनवाई कहाँ पे चल रही है? आपकी सुनवाई चल रही है जनपद न्यायालय में। तो यहाँ पे जनपद न्यायालय क्या कर रहा है साथियों? अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहा है। क्यों? क्योंकि किशोर से के संबंध में अगर किसी भी प्रकार की सुनवाई करनी है तो वो सुनवाई किसके जुरिडिक्शन में आएगी? वो आएगी साथियों किशोर न्यायालय के जुरिडिक्शन में आएगी। तो उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय और जो हाई कोर्ट है वो दोनों ही क्या कर सकते हैं साथियों? प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन नामक रीट जारी कर सकते हैं। और जो अधीनस्थ न्यायालय है और अधीनस्थ न्यायालय के अंदर कोई मामला पेंडिंग चल रहा है, उस मामले को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। उस मामले को रोक सकते हैं और रोक के फिर क्या करेंगे कि वो बता सकते हैं कि इसकी सुनवाई कहाँ पे चलनी चाहिए? इसकी सुनवाई चलनी चाहिए किशोर न्यायालय के अंदर चलना चाहिए, अधीनस्थ न्यायालय के अंदर इसकी सुनवाई नहीं चलनी चाहिए। देखो तथ्यात्मक रूप में या सैद्धांतिक रूप में तो जो ये प्रोहिबिशन नामक रीट है वो किसके विरुद्ध जारी की जाती है? वो अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। लेकिन व्यवहारिक रूप में देखा जाए, प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो प्रैक्टिकल रूप में ये किसके विरुद्ध भी जारी की जा सकती है? अगर कोई मान लीजिए अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं, अगर जितने भी प्रकार के जो अधिकरण है, जो ट्रिब्यूनल है, उनके विरुद्ध भी ये जारी की जा सकती है। और अगर कोई प्रशासक है, अगर कोई अधिकारी है जैसे डीएम और एसडीएम, जब मान लीजिए जमीन से संबंधित जो जुड़े मामले होते हैं और उनके मामले में वो क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई न्यायिक कार्य कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध भी क्या की जा सकती है? प्रोहिबिशन नामक रीट जारी की जा सकती है। सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि कोर्ट ने क्या दे दिया है? स्टे ऑर्डर दे दिया है। कोर्ट ने क्या दे दिया है? स्टे ऑर्डर दे दिया है। तो जो स्टे ऑर्डर होता है उसी स्टे ऑर्डर को क्या बोलते हैं साथियों? प्रोहिबिशन रीट बोलते हैं। तो ये हमने जाना प्रोहिबिशन रीट क्या है। उसके बाद में अगली रीट पर बढ़ते हैं साथियों। वैसे सीक्वेंस में अधिकार पर्चा पहले आता है और उत्प्रेक्षण नंबर 5 पे रीट आती है, लेकिन इन दोनों में जो प्रतिषेध है और जो उत्प्रेक्षण है ये दोनों आपस में जुड़े हुए भी हैं और इनमें अंतर भी हैं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं साथियों? इन दोनों को साथ में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो उत्प्रेक्षण या सरसोरी इस शब्द का क्या तात्पर्य होता है? इस शब्द का तात्पर्य होता है टू सर्टिफाई यानी प्रमाणित करना। अब क्या प्रमाणित करेंगे वो देखते हैं। क्या प्रमाणित करेंगे कि ये प्रमाणित किया जाता है कि ये रीट क्यों जारी की जाती है, या इस रीट की सहायता से सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट क्या प्रमाणित करता है? ये प्रमाणित करता है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने नंबर 1 तो उचित प्रक्रिया की पालना की है, नहीं की है, कि उनको क्या करना चाहिए? उचित प्रक्रिया की पालना। नंबर 2 की बात की जाए कि उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन तो नहीं किया है। देखो जो उत्प्रेक्षण है या जो सरसोरी है उस शब्द का तात्पर्य होता है टू सर्टिफाई या प्रमाणित करना। क्वेश्चन उठा कि
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या प्रमाणित किया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन अधीनस्थ न्यायालयों ने जो उचित प्रक्रिया है उस उचित प्रक्रिया की पालना की है या नहीं की है, या अधीनस्थ न्यायालय ने जो उसका क्षेत्राधिकार है उस क्षेत्राधिकार की पालना की है या नहीं की है। क्योंकि साथियों, देश के अंदर विधि का शासन है और विधि से ऊपर कोई न्यायपालिका की संस्था भी नहीं हो सकती है। तो न्यायपालिका को भी क्या करना चाहिए, जो विधि के अंदर जो प्रावधान लिखे हुए हैं, जो विधि की जो उचित प्रक्रिया है उसकी पालना करना चाहिए। अब देखो, तो फिर क्यों जारी करेगा ये देख लिया। कब जारी करेगा? जब अधीनस्थ न्यायालयों ने निर्णय दे दिया है। निर्णय क्या कर दिया है साथियों? दे दिया है। उस कंडीशन में जो जारी की जाती है वो होता है उत्प्रेषण। जबकि साथियों अभी हमने देखा जो प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन रिट कब जारी की जाती है? वो तब जारी की जाती है जब मामला क्या हो, अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर पेंडिंग में हो, तब तो होगी प्रोहिबिशन। जबकि जो सर्च्योरी है साथियों ये तब जारी की जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट, जब अधीनस्थ न्यायालयों ने क्या कर दिया है, जजमेंट दे दिया है, निर्णय दे दिया है। फिर अगर निर्णय दे दिया है तो फिर क्या उपचार प्रदान करेगा? फिर सुप्रीम कोर्ट उनको क्या उपचार प्रदान करेगा? सुप्रीम कोर्ट ये उपचार प्रदान करेगा कि वो या तो क्या कर सकता है, निर्णय को रद्द कर सकता है। क्या कर सकता है साथियों? निर्णय को रद्द कर सकता है, या क्या कर सकता है, जो मामला है, जो मामला है मामले को अपने पास भी साथियों मंगवा सकता है, अपने पास भी मंगवा सकता है, या किसी अन्य न्यायालय में, या किसी अन्य न्यायालय के अंदर भी मामले को भेज सकता है। तो यह है कि क्या उपचार प्रदान करेगा और किसके द्वारा उपचार प्रदान किया जाएगा या कौन जारी करेगा ये रीट, तो वो आप सभी को पता है। आर्टिकल 30 के 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती है। अब देखो, अब हम क्या देख लेते हैं साथियों, जो प्रतिषेध है और जो प्रतिषेध रीट है और जो उत्प्रेषण रीट है, इनके बीच में कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं कि नंबर एक ये भी अधीनस्थ न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है, और ये भी किसके विरुद्ध जारी की जाती है साथियों, अधीनस्थ न्यायालय या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उनके विरुद्ध जारी की जाती है। ये कब जारी की जाती है? जब मामला लंबित हो। ये कब जारी की जाती है? जब अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर मामला लंबित हो। और ये कब जारी की जाती है? जब उन्होंने क्या कर दिया हो, निर्णय दे दिया हो। अर्थात ये हुआ कि ये क्या है, निर्णय के पूर्ववर्ती चरण में ये जो प्रोहिबिशन है ये कब जारी की जाती है? निर्णय के पूर्ववर्ती चरण में जारी की जाती है। जबकि ये निर्णय के कौन से चरण में जारी की जाती है साथियों? उत्तरवर्ती चरण के अंदर जारी की जाती है। इसमें केवल क्या होता है, निवारात्मक प्रदान किया जाता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है साथियों, निवारक के साथ साथ आपको क्या दिया जाएगा, उपचार भी प्रदान किया जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए निर्णय दे दिया है तो निर्णय देने के बाद में क्या किया जाता है, इसमें उपचार प्रदान किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, केवल उनको गलत काम करने से, अधीनस्थ न्यायालयों को केवल गलत काम करने से रोका जाता है। तो ये केवल कौन सी हो जाएगी साथियों, निवारात्मक हो जाएगी। तो हमने 4 रीटें पढ़ ली हैं। अब हमारी रीट नंबर 5। रीट नंबर 5 क्या है साथियों? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को बोलते हैं हम को वारंटो। और को वारंटो शब्द का तात्पर्य होता है व्हाट एन ऑथोरिटी। अगली कौन सी है साथियों? अधिकार परीक्षा है, जिसको हम लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, को वारंटो बोलते हैं। इस को वारंटो शब्द का क्या तात्पर्य होगा कि व्हाट एन ऑथोरिटी, किस प्राधिकार से, जिसका क्या तात्पर्य होगा, किस प्राधिकार से या किस हैसियत से इस रीट की सहायता से सुप्रीम कोर्ट क्या करता है साथियों? इस रीट की सहायता से सुप्रीम कोर्ट ये करता है कि जो सार्वजनिक पद किसी के द्वारा ग्रहण किया गया है, उससे ये पूछता है कि आपने ये पद किस ऑथोरिटी से प्राप्त किया है या किस हैसियत से प्राप्त किया है। अर्थात इसकी सहायता से सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जो सार्वजनिक पद हैं, जो पब्लिक पोस्ट हैं, सार्वजनिक अथॉरिटी है, उसमें अवैध व्यक्तियों को बैठने से रोक सकता है।
बैठने से रोक सकता है। कैसे रोक सकता है उसके बारे में जानते हैं साथियों। अब देखो, मान लीजिए कोई भी वैकेंसी होती है तो उस वैकेंसी की प्रोसेस क्या है कि जो भी भर्ती एजेंसी है, चाहे आरपीएससी है चाहे यूपीएससी, वो क्या करती है साथियों, सबसे पहले विज्ञप्ति जारी करती है और विज्ञप्ति जारी करने के बाद में मान लीजिए एग्जाम डेट जारी करती है, फिर एग्जाम करवाती है, फिर इंटरव्यू करवाती है, फिर मान लीजिए रिजल्ट जारी करती है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। ये पूरी प्रोसेस चलती है। लेकिन अगर मान लीजिए नेता लोगों ने या कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने भाई भतीजावाद का प्रयोग करते हुए अपने ही लोगों को कहां पे बैठा दिया साथियों, सार्वजनिक पद पर बैठा दिया, अर्थात बिना किसी विधि की प्रक्रिया के चलते हुए। यहाँ पे पूरी विधि की प्रक्रिया के चलते हुए क्या हो रही है साथियों, भर्ती प्रक्रिया हो रही है, लेकिन बिना किसी विधिक प्रक्रिया के चलते हुए भी किसी व्यक्ति को अगर पोस्ट दे दी गई तो उस कंडीशन में क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, को वारंटो रीट जारी कर सकता है और उस व्यक्ति को यह पूछ सकता है कि जो आपने ये हैसियत प्राप्त की है, जो ये सार्वजनिक पद प्राप्त किया है, आपने ये पद कैसे प्राप्त किया है। तो इसकी सहायता से सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है कि जो राजनीतिक या जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो सकते हैं सार्वजनिक पदों के बंटवारे के लिए, उसको रोकने का प्रयास करता है। अब देखो, इस को वारंटो रीट की सहायता से हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा की जा रही है, हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा की जा रही है साथियों। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, विधि के समक्षमता, विधि के समक्षमता, इन इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर मान लीजिए आपको पता ही नहीं चला और किसी सार्वजनिक पद पर नेता लोगों के मिलने वाले लोगों को ही बैठा दिया गया, तो जो विधि के समक्ष जो समता का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, विधि के सामने सब बराबर होंगे, अर्थात जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें सब लोग बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पे तो सब लोग बराबर नहीं है, कुछ लोगों को क्या दे दी गई है, प्राथमिकता प्रदान कर दी गई है और उनको सरकारी पोस्ट का आवंटन कर दिया गया है। तो उस प्रकार की गतिविधियों को कौन सी रीट की सहायता से सुप्रीम कोर्ट रोकता है, अधिकार पर्चा की सहायता से रोकता है। इसके अलावा इस रीट की सहायता से हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करता है, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या बोला गया है, लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता तब होगी जब पूरी पारदर्शी प्रक्रिया से इस प्रकार की अगर भर्ती प्रक्रिया की जाती है, तब क्या होगा साथियों, लोक नियोजन में अवसर की समता होगी। तो हमारे आर्टिकल 16 को भी इसकी सहायता से क्या किया जाता है, सुरक्षा प्रदान की जाती है। उसके बाद में आर्टिकल 19(1) का जो सब क्लोज जी था, जिसके अंदर क्या था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की भर्ती कर सकता है, किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है। अगर मान लीजिए आपकी इच्छा हुई, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, आप क्या बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, तो आप अपना प्रोफेशन तभी चूज कर पाओगे फेयरली जब क्या हो साथियों, प्रक्रिया क्या हो, पूरी पारदर्शी हो। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो सार्वजनिक पद होते हैं उनमें जो अवैध रूप से अगर कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो उनसे सुप्रीम कोर्ट ये पूछ सकता है कि आपने ये पद किस प्रकार से प्राप्त किया है, क्या आपने ये पद विधि के जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग प्राप्त किया है या नहीं किया है। तो कौन जारी करेगा, मैं तो सिंपल है, आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत। इसके तहत हाई कोर्ट जारी कर सकता है और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। तो ये साथियों हमने समझने का प्रयास किया कि जो आर्टिकल 32 के तहत हमें जो क्या मिली हुई है साथियों, 5 प्रकार की रीटें मिली हुई हैं कि हमने जाना कि हेबियस कॉर्पस क्या है, मेंडेमस क्या है, उसके बाद में प्रोहिबिशन क्या है, सरसोरी क्या है और को वारंटो क्या है। इन 5 प्रकार की रीटों को समझने का प्रयास किया, उनको पूरा एनालिसिस पर्सपेक्टिव से हमने जानने का प्रयास किया। अब हम क्या करते हैं, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहले आर्टिकल 33 देख लेते हैं। अब देखो साथियों, इसमें क्या है कि जो सरकारी सेवाओं में जो कार्मिक कार्य करते हैं उन कार्मिकों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं,
अगले जो प्रोविजन है वो किससे संबंधित है साथियों, आर्टिकल 33 की बात कर ली जाए या आर्टिकल 34 की बात कर ली जाए। ये क्या है, ये हमारे मौलिक अधिकार नहीं है, अपितु हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स किस प्रकार के हैं, रिलेटिव राइट्स हैं, अर्थात इन फंडामेंटल राइट्स पर युक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, रेशनल रेस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो सरकारी सेवाओं के अंदर जो कार्मिक कार्य करते हैं उन पर किन किन प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए हैं और कौन कौन से सेवकों पर लगे हुए हैं। तो इसमें 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। एक तो जितने भी जो सैन्य बल हैं, जो हमारी मिलिट्री फोर्स है, जिसके अंदर साथियों आर्मी आ गई, जिसके अंदर नेवी आ गई और जिसके अंदर एयरफोर्स आ गई, इनके जितने भी जो कार्मिक है या जितने भी जो सेवक हैं उन सभी के अधिकारों पर क्या लगाए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेनेंस करने वाले जो कार्मिक होते हैं, अर्थात लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेनेंस करने वाले जैसे पुलिस, तो पुलिस बल के जितने भी सदस्य हैं उनके अधिकारों पर भी क्या किया जा सकता है साथियों, उनके अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कभी आपने देखा क्या साथियों, पुलिस वाले हड़ताल कर रहे हैं? पुलिस वाले हड़ताल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके मौलिक अधिकारों पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। उसी प्रकार से जो आसूचना तंत्र के जो कार्मिक होते हैं, जो हमारी इंटेलिजेंसी एजेंसियां होती है, जैसे आईबी की बात कर ली जाए, जैसे रो की बात कर ली जाए, तो इनके कार्मिकों पर भी क्या लगाए जा सकते हैं, इनके मौलिक अधिकारों को भी प्रतिबंध किए जा सकते हैं, अर्थात इनकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। उसके अलावा इन तीनों के लिए, अर्थात सैन्य बल के लिए या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए और आसूचना तंत्र को बनाए रखने वाले जो कार्मिक होते हैं, जो सेवक होते हैं, इन तीनों के लिए जो संचार तंत्र होता है, इन तीनों के लिए अलग से जो संचार तंत्र बनाया जाता है और उस संचार तंत्र में जो काम करने वाले जो कार्मिक होते हैं, इन कार्मिकों के अधिकार को, इनके अधिकार भी क्या किए जा सकते हैं, प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। बट इन सब में ये कंडीशन अप्लाई ये है कि इनके संबंध में जो विधि बनाएगी, इनके संबंध में जो विधि बनाएगी, वो विधि बनाने का जो अधिकार होगा वो किनको होगा, वो संसद को होगा। वो किनको होगा, संसद को होगा। तो आर्टिकल 33 के अंदर क्या है साथियों, जो हमारे सरकारी सेवक होते हैं या जो सरकारी कार्मिक होते हैं उनके जो मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, उनके मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। उसके संबंध में जो विधि का निर्माण किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो संसद के द्वारा किया जाएगा। आगे देख लेते हैं आर्टिकल 34। अब देखो आर्टिकल 34 में क्या है साथियों, किसी क्षेत्र विशेष में, वो तो था कि कार्मिक विशेष के लिए क्षेत्र विशेष, किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे बात करें कि अगर इसमें लिखा है कि अगर कहीं पे क्या हो साथियों, सैन्य अधिनियम या मार्शल लॉ या क्या हो, मार्शल लॉ लागू हो, तो उस कंडीशन में वहां पर जो जितने भी जो तैनात कार्मिक है या जो तैनात जो सेवक हैं उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी। नंबर 1 बात तो है कि उनके नुकसान की हम क्या करेंगे, भरपाई करेंगे। अगर मान लीजिए पूर्वोत्तर भारत में या कश्मीर के अंदर कोई किसी भी प्रकार के अगर कोई सेवा कार्य कर रहे हैं और उनको किसी भी प्रकार का नुकसान हो जाता है तो उनके नुकसान की उनको क्या की जाएगी, भरपाई की जाएगी। इसके अलावा वहाँ पे जो तैनात सेवक हैं उनके द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कार्य किया जाता है, अगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य किया जाता है तो उनको क्या की जाएगी साथियों, वैधानिकता प्रदान की जाएगी, उनको वैध माना जाएगा। तो ये आर्टिकल 34 किससे संबंधित है, मार्शल लॉ से संबंधित है। तो ये है कि अगर कहीं पे मार्शल लॉ लागू है, अगर कहीं पे सेना का शासन है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, अगर जो कार्मिक कार्य कर रहे हैं उनको अगर किसी भी प्रकार का नुकसान हो रहा है तो उनकी नंबर 1 तो उनकी भरपाई की जाएगी और नंबर 2 पे क्या है साथियों, उनके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसको वैधानिकता प्रदान की जाएगी। और आगे लिखा है कि
इनके संबंध में जो विधि का निर्माण है वो विधि का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? विधि का निर्माण किया जाएगा संसद के द्वारा। विधि का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। तो आर्टिकल 33 के बारे में जान लिया, आर्टिकल 34 के बारे में जान लिया। अब हम देख लेते हैं हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 35। इसमें ये लिखा है साथियों कि आर्टिकल 16 का जो सब क्लोज 3 है, आर्टिकल 32 का जो सब क्लोज 3 है और आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34, इनके संबंध में जो कानून है वो कानून किसके द्वारा बनाया जाएगा? संसद के द्वारा बनाया जाएगा। विधानमंडल इनके संबंध में विधि का निर्माण नहीं कर सकती है, कर सकती है। आर्टिकल, अगर हम बात करें आर्टिकल 16, तो आर्टिकल 16 किससे संबंधित था? लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। लेकिन उसका क्लोज 3 किससे संबंधित था? क्लोज 3 के अंदर यह था कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को क्या किया जा सकता है? सरकारी सेवाओं के अंदर कुछ आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। तो मैंने उस कॉन्सेप्ट को आपको बताया था कि जो भौगोलिक आधार पर हमारे जो आरक्षण का प्रोविजन है उसके लिए जो विधि बनाएगी वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। उसके बाद में आर्टिकल 32 का क्लोज 3, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है कि संसद जो रीट अधिकारिता है वो या हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों को उपचार प्रदान करने के संबंध में जो शक्ति है वो क्या कर सकती है? अन्य न्यायालयों को भी प्रदान कर सकती है। लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय की जो उपचार प्रदान करने की जो शक्ति है वो क्या नहीं होनी चाहिए? कम नहीं होनी चाहिए, सीमित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आर्टिकल 33 हमने अभी पढ़ा, सरकारी सेवकों के जो अधिकार होते हैं उनको प्रतिबंध करने के संबंध में है। और आर्टिकल 34 क्या है? अगर कहीं पे मार्शल लॉ लागू है तो वहाँ पे उस क्षेत्र विशेष के जो लोग हैं उनके अधिकारों को क्या किया जा सकता है? प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये हुआ साथियों, हमने जो हमारा मौलिक अधिकारों का अध्याय है उसके अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को पढ़ लिया है। अब इनके अलावा जो मौलिक अधिकारों के संबंध में जो वाद हैं उन वाद को हम कहाँ पे पढ़ेंगे साथियों? जो संविधान संशोधन का चैप्टर पढ़ेंगे, वहीं पे हम देखेंगे कि शंकरी प्रसाद का वाद क्या है, गोलकनाथ का वाद क्या है, केशवानंद का वाद क्या है, क्या मौलिक अधिकारों के अंदर संशोधन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो इस डिबेट को हम एक साथ वहीं पे देख लेंगे जब संविधान संशोधन का चैप्टर पढ़ेंगे। तो अब इनसे संबंध में अगर किसी भी प्रकार के PYQs हैं अर्थात कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उनका डिस्कशन कर लेते हैं, उनका सॉल्यूशन जानने का प्रयास कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है साथियों कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन रिलेटेड किससे है? क्वेश्चन है आर्टिकल 32 से रिलेटेड है और पूछा जा रहा है आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के राइट से रिलेटेड है। और इसके संबंध में आपको इनकरेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको बताना है। अब देखो कथन पढ़ते हैं। ए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ये मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार है, अर्थात ये फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्सेबल का राइट है। अभी मैंने बताया कि जो आर्टिकल 32 क्या करता है साथियों? हमारे मौलिक अधिकारों को परिवर्तनीय बनाता है। हमारे मौलिक अधिकारों को क्या बनाता है? परिवर्तनीय बनाता है, इन्फोर्सेबल बनाता है। अर्थात जो हम आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक जो आर्टिकल पढ़ते हैं उनको इन्फोर्सेबल किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। कौन सी आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 32 के तहत किया जाता है। इसीलिए ए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस उपबंध के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है। आप सभी को पता है, अभी हमने देखा कि आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है, परमादेश किया जा सकता है, प्रतिषेध किया जा सकता है, अधिकार परीक्षा किया जा सकता है, उसके बाद में उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है आर्टिकल 32 के तहत। इस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। मैंने बताया कि इन आर्टिकल 32 को भी संवैधानिक उपबंधों के तहत क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंडेड
सस्पेंड किया जा सकता है। और कौन से प्रोविजन के तहत किया जा सकता है? आर्टिकल 359 राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में जो आर्टिकल 32 है उसको भी क्या किया जा सकता है साथियों? सस्पेंड किया जा सकता है। अर्थात जो हमारा उपचारों का अधिकार है उस उपचारों के अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो यहां पे निलंबित किया जा सकता है, जबकि ये बोल रहा है नहीं किया जा सकता है। तो रोंग स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है, तो रोंग स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा साथियों? सी। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए? सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं कि इस उपबंध के अंतर्गत संसद किसी अन्य न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति दे सकती है। मैंने बार बार बताया है आपको, अन्य न्यायालयों को भी संसद क्या कर सकती है? कौन देगी साथियों? कंडीशन ये है कि संसद के द्वारा संसद क्या कर सकती है? अन्य न्यायालयों को भी रीट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। बट कंडीशन अप्लाई कि क्या नहीं होना चाहिए? जो सर्वोच्च न्यायालय है उस सर्वोच्च न्यायालय की जो रीट अधिकारिता है वो रीट अधिकारिता क्या नहीं होनी चाहिए? कम नहीं होनी चाहिए। वो रीट अधिकारिता क्या नहीं होनी चाहिए? कम नहीं होनी चाहिए। तो ये तीनों तो क्या हो गए? ए, बी और डी, ये तो करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सी। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साथियों? सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? वही इनकरेक्ट पूछा है। वापस आपको रोंग स्टेटमेंट बताना है कि वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्ति देता है। साथियों आर्टिकल जो 32 है केवल सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, जबकि हाई कोर्ट को जो रीट जारी करने की जो शक्ति है वो कौन से आर्टिकल से मिलती है? आर्टिकल 226 से मिलती है। तो इसीलिए इसने रोंग स्टेटमेंट पूछा है। गलत कथन कौन सा है? सत्य नहीं है। तो हमारा आंसर तो हो गया ए, लेकिन हम बाकी स्टेटमेंट को भी एक बार पढ़ लेते हैं, उनका भी क्या कर लेते हैं? एनालिसिस कर लेते हैं। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया है और इसलिए स्वयं में एक मूल अधिकार है। आर्टिकल 32 क्या है? अपने आप में एक फंडामेंटल राइट्स है, और अपने आप में एक फंडामेंटल राइट्स है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय हमें उपचार प्रदान करने से क्या नहीं कर सकता है? मना नहीं कर सकता है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय क्या है? हमारे मौलिक अधिकारों का अभिभावक है। हमारे मौलिक अधिकारों का क्या है? कस्टोडियन है। हमारे संविधान का कस्टोडियन भी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये सही हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो मैंने बताया आपको कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार हमारे संविधान की आत्मा क्या है, तो आर्टिकल 32 करेक्ट करना है। लेकिन जनरल स्टेटमेंट दिया जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो हमें क्या करेक्ट करना है साथियों? प्रस्तावना। उसके बाद में जहां किसी मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है तो वहां पे व्यतीत व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अधीन परिवाद करने का अधिकार नहीं है। तो सही कथन है साथियों। आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे तभी जा सकते हैं, जब आपके कौन से राइट्स का उल्लंघन हुआ है? फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है। अन्य किसी भी प्रकार के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा? पहले आपको लोअर कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर कहां पे जाना पड़ेगा साथियों? सुप्रीम कोर्ट में। उस कंडीशन में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये कथन भी क्या हो गया? सही हो गया। तो गलत सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है में कौन सा हो जाएगा साथियों? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है? मैंने बार बार बताया है कि हमारा जो संविधान है उस संविधान का कस्टोडियन कौन? हमारे संविधान का कस्टोडियन कौन? हमारे जो मौलिक अधिकार है उन मौलिक अधिकारों का गार्जियन कौन? अभिभावक कौन? या हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन? कैसी भी अगर क्वेश्चन आए तो साथियों इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। हमारे संविधान का कस्टोडियन कौन है, गार्जियन कौन है या रक्षक कौन है? तो क्या कौन हो जाएगा साथियों? सुप्रीम कोर्ट हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा या उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों कथन और कारण वाला है। कथन क्या बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल जो 32 है इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा का है। तो ये कथन तो सही है। उसके बाद में इन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको संविधान की आत्मा क्यों कहा, क्यों? अगर ये क्यों का आंसर दे रहा है तो कथन और कारण भी सही हो जाएगा और क्या करेगा साथियों, व्याख्या भी करेगा कि क्यों। तो आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के एक अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार प्रदान करता है। आर्टिकल 32 क्या करता है साथियों, अगर आपके आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 अगर इनमें से किसी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आपको उपचार प्रदान करता है। कौन से आर्टिकल के तहत उपचार प्रदान करता है? आर्टिकल 32 के तहत उपचार प्रदान करता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा था, आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। तो दोनों कथन साथियों सही हो जाएंगे और ये कथन क्या हो रहा है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की इसमें व्याख्या नहीं कर रहा है। ए ऑप्शन में है, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की क्या कर रहा है साथियों, सही व्याख्या कर रहा है। तो ए ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन सिंपल है, जिसके अंदर आपको क्या दे रखा है, एक तरफ तो जो रीट दे रखी है, ये पांच रीटें दे रखी हैं और उनका जो तात्पर्य है वो, उनका मीनिंग क्या है वो दे रखा है। तो मैंने सभी को आपको मीनिंग बताया था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या तात्पर्य होता है, वी वांट ऑन योर बॉडी, हम क्या चाहते हैं, अपना शरीर प्राप्त करना चाहते हैं। यानी हैबियस कॉर्पस में क्या होता है, हम अपना शरीर प्राप्त करना चाहते हैं। वी वांट ऑन योर बॉडी, हम अपना शरीर प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम अपना शरीर चाहते हैं, किस में है साथियों, 4 नंबर में। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद में परमादेश या मेंडेमस, उसका तात्पर्य क्या है, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। तो हम आदेश देते हैं 3 नंबर के अंदर। उसके बाद में प्रोहिबिशन, प्रतिषेध का तात्पर्य रोकना या पूर्णतया तो क्या किया जाता है साथियों, अधीनस्थ न्यायालयों को इसके अंदर क्या लिख दिया जाता है, लेख लिख दिया जाता है। तो 5 हो जाएगा। उसके बाद में है क्या है, उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण में टू सर्टिफाई, क्या है, टू सर्टिफाई। तो टू सर्टिफाई में उनको क्या किया जाता है, पूर्णतया सूचित कर दिया जाता है, उनको सूचित कर दिया जाता है। उसके बाद में है अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा के अंदर व्हाट एन अथॉरिटी, किस प्राधिकार से आप ऐसा कर रहे हैं। तो ये 4, 3, 5 और 1, 2, ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सीधे तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, केवल इनका मीनिंग पूछा जा सकता है। इसके अलावा जितनी भी मेंडेमस है उनका आपको इंग्लिश वर्जन शब्द भी याद रखना है कि हेबियस कॉर्पस, उसके बाद में मेंडेमस, उसके बाद में प्रोहिबिशन, सर्स्योरी और कोवारंटो, ये शब्द भी आपको याद रखना है। आगे अगला क्वेश्चन साथियों कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कौन से आर्टिकल के तहत रीट जारी की जाती है, आर्टिकल 226 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी कर सकता है। मैंने अभी बताया कि जो आर्टिकल 21 है उसकी रक्षा करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी रीट जारी की जाती है साथियों, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है, जिसकी सहायता से हम क्या किया जाता है, अपना शरीर प्राप्त किया जाता है, अर्थात अपने जो जीवन का अधिकार है उस जीवन के अधिकार की रक्षा की जाती है। हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। तो कौन सी रीट हो जाएगी साथियों इसके तहत, किस रीट, तो कौन सी रीट हो जाएगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी रीट हो जाएगी साथियों, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद में एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से यह कहा जाता है कि वो ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। जिसमें क्या कहा जाता है, कार्यपालिका को ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। मैंने बताया कि जो सार्वजनिक पद पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, अगर वो अपने कर्तव्य की पालना नहीं कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्य की पालना नहीं कर रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और हाई कोर्ट द्वारा परमादेश या मेंडेमस रीट जारी की जाती है। उनको बोला जाता है कि आप क्या करो, अपने कर्तव्य की पालना करो, आप अपनी ड्यूटी करो। तो ये कौन सी रीट द्वारा ऐसा कहा जाता है,
तो कौन सी रीट द्वारा ऐसा कहा जाता है? तो साथियों मेंडेमस रीट द्वारा ऐसा कहा जाता है, परमादेश के द्वारा ऐसा किया जाता है। तो इंग्लिश वर्जन में यानी जो लैटिन शब्द है वो लिखा है मेंडेमस, तो कौन किसके द्वारा किया जाता है? मेंडेमस के द्वारा किया जाता है। हेबियस कॉर्पस शब्द का क्या तात्पर्य हो जाएगा? इसका तात्पर्य हो जाएगा साथियों बंदी प्रत्यक्षीकरण, और प्रोहिबिशन शब्द का क्या तात्पर्य हो जाएगा? प्रतिषेध, और को वारंटो का क्या हो जाएगा? अधिकार परीक्षा। अगला क्वेश्चन साथियों कि मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का कौन सा कालक्रम चुनिए, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर जो जजमेंट दिए गए हैं उन जजमेंट का टाइम पीरियड क्या है उसके बारे में साथियों ये आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के का मामला, मैंने आपको जब संपत्ति का अधिकार बताया था तो संपत्ति के अधिकार में मैंने बताया था कि संसद द्वारा जो 17वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके अंदर क्या गया था, जो पंजाब के अंदर जो भूमि सुधार कानून थे उनको कौन सी सूची में डाल दिया गया? 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया 17वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद में वहां के व्यक्ति थे गोलकनाथ, वो कहां पे पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट। तो ये वाद कब का है साथियों? ये वाद है 1967 का। उसके बाद में है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में। तो प्रस्तावना के चैप्टर में हमने देखा था कि 24 अप्रैल, ये कब का है? 24 अप्रैल 1973 का मामला है, जिसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था साथियों? मूलभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। उसके बाद में है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला, जिसके अंदर क्या किया गया? जो 42वां संविधान संशोधन है उसको चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था साथियों 1980 के अंदर। उसके बाद में ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ये हमने पढ़ा था जब जीवन का अधिकार पढ़ा था, तो हमने ए.के. गोपालन वाद पढ़ा था, यानी अरुण कुमार गोपालन का वाद पढ़ा था और एक तरफ मेनका गांधी का वाद पढ़ा था। तो अरुण कुमार गोपालन का जो वाद है वो कब का है साथियों? 1950 का है। अब उसके बाद में हम कालक्रम आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा जाएगा? 4 नंबर वाला। उसके बाद में क्या हो जाएगा साथियों? गोलकनाथ मतलब 1 नंबर वाला। उसके बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने 2 नंबर आ जाएगा। उसके बाद में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला 1980 का है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 नंबर का। आगे में भी हम देखेंगे कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में ही सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी है वो क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है या एक दूसरे के पूरक है। तो 4, 1, 2, 3 जिसके अंदर यह होगा 4 सी ऑप्शन में साथियों 4, 1, 2, 3। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट थे उनका जो कालक्रम है उनको आपको सीक्वेंस में बताना था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में सही संबंध है? यूपीएससी का क्वेश्चन है साथियों, जिसके अंदर यह पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स और जो हमारी ड्यूटी होती है उनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन होता है। हमेशा ये याद रखें कि महात्मा गांधी जी कहा करते थे, अगर सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों की पालना करेंगे तो व्यक्तियों को अधिकार अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अधिकार एवं कर्तव्य क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के क्या है साथियों? पूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के संपूरक है। कैसा भी स्टेटमेंट लिखा जा सकता है। किस एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी को वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करना है, तो वो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय ये भी सोचेगा कि मेरे बोलने से समाज को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो ये सोच रहा है कि समाज को मेरा किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो उसका क्या है? कर्तव्य। व्यक्ति बोलते समय ये सोचेगा कि मेरे कथन से राष्ट्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो राष्ट्र के प्रति वो उसका क्या है? कर्तव्य है। व्यक्ति ये बोलने में ये सोचेगा कि मेरे बोलने से न्यायपालिका को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, अर्थात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे के मान को हानि नहीं होनी चाहिए, अर्थात किसी दूसरे की मान हानि नहीं होनी चाहिए। तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमारे जो अधिकार हैं वो क्या है? सापेक्ष हैं। सापेक्ष होने का तात्पर्य है कि दूसरों के कर्तव्यों को देखते हुए, दूसरों के कर्तव्यों के संदर्भ में या दूसरों के अधिकार के संदर्भ में आपके अधिकारों को क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। इसीलिए अधिकार और कर्तव्य क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल ये भी बताया था कि आपको छड़ी घुमाने का अधिकार वहीं तक है जहां तक क्या नहीं होता है? दूसरे का नाक शुरू नहीं होता है। जैसे ही दूसरे का नाक शुरू होता है तो आपकी छड़ी घुमाने की जो स्वतंत्रता है साथियों उसको छीना जा सकता है, क्योंकि उस कंडीशन में दूसरों के अधिकार क्या हो रहे हैं? उन दूसरों के अधिकारों का हनन हो रहे हैं।
तो अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, तो सह संबंधित बोलो, पूरक बोलो, संपूरक बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री बोलो, एक ही बात है। तो सही स्टेटमेंट तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद में और भी देख लेते हैं साथियों कि अधिकार व्यक्तिगत है, ये बात तो सही है। अधिकार क्या होते हैं, व्यक्ति के नैतिक दावे होते हैं, तो अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। मैंने कहा कि अधिकार और कर्तव्य क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो व्यक्ति के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों का प्रयोग वो व्यक्ति करता कहाँ पे, समाज में रह के ही तो उन अधिकारों का प्रयोग करता है। इसीलिए उन अधिकारों पर क्या किए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सी क्या बोल रहा है कि नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार ना कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। साथियों, विकास के लिए ना केवल उसको अधिकार होने चाहिए, अपितु क्या होना चाहिए, उसके कर्तव्य भी होना चाहिए। कि पिता द्वारा एक पुत्र को अधिकार भी दिए जाते हैं, लेकिन उस पुत्र का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने माता पिता की क्या करे साथियों, सेवा करे, तो उसकी ड्यूटी भी है। तो ये भी गलत हो गया। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य ना कि अधिकार महत्वपूर्ण है। राज्य के स्थायित्व के लिए, स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए ना केवल ड्यूटी अपितु राइट्स की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि जब व्यक्तियों को राइट्स अधिकार दिया जाएगा तभी तो व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। जब व्यक्तियों को अधिकार दिया जाएगा तभी तो उस राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम उत्पन्न हो सकता है, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो सकती है, तभी वो व्यक्ति अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी पाएगा। इसीलिए कर्तव्य और अधिकार दोनों ही एक राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो साथियों, ये जो हमने समझा आज आर्टिकल 32 से आर्टिकल 35 तक, जिसके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और उनसे संबंध में अगर किसी भी प्रकार के PYQs थे तो उनको भी हमने सोल्व करने का प्रयास किया। जो हमारी अगली क्लास होगी साथियों, वो अगली क्लास होगी DPSP के संबंध में, यानी कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उसके संबंध में हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।